रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पार्ट 4। इससे पहले 3 वीडियो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे पढ़ चुके हैं। आप वहां पे जाकर के उन सारे 3 वीडियोस को देख करके और फिर आप ये देखेंगे तो शायद आपको कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होगा। तो उम्मीद है कि आप तीनों वीडियो देख करके और फिर इस वीडियो तक पहुंचे होंगे। गाइज यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि जो मिरर होता है वो किस शेप का होता है और उसको कितने पार्ट में हम बांट सकते हैं और हर एक पार्ट के नेचर क्या होते हैं। इसको हम या फिर ये कहें कि मिरर के पूरे बेसिक पार्ट्स को हम पढ़ेंगे इस वीडियो में। गाइस देखिए, सबसे पहले जो मिरर होता है वो स्फेरिकल मिरर होता है जिसको हम 2 भाग में बांटते हैं। ठीक है, स्फेरिकल आप समझ सकते हैं कि बॉल की तरह, है ना। अब ये एक तरीके का एक मिरर, यानी कि मिरर इसी फॉर्म में हमको मिलता है। अब इसको क्या करते हैं, हम 2 भाग में बांट देते हैं, है ना। जब हम इसको 2 भाग में बांटते हैं, ऐसे में क्या होता है कि 2 तरीके के सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन मिल सकते हैं। यानी कि रिफ्लेक्शन के लिए यहां पे 2 तरीके के सरफेस मिलेंगे। ठीक है, एक इनर सरफेस, ये यानी कि अगर रिफ्लेक्शन इस वाले सरफेस पे हो रहा है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, तो इनर रिफ्लेक्शन की अगर हम बात करें, यानी अगर इसको हम ढक दें तो जो लाइट रेज आएगी वो रिफ्लेक्ट होगी इससे और फिर ये वापस जाएगी या फिर जो जहां पे भी जाए, इस पे हम बात करेंगे थोड़ी देर बाद। लेकिन जब कभी भी लाइट आ रही है और फिर यहां से ये टकराने के बाद से जहां पे भी जाए, लेकिन अगर हम देखेंगे कि ये इनर पार्ट पे टकरा रही है, इनर पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं, यानी इस तरीके के जो मिरर होंगे इसको बोलेंगे कनकेव मिरर। ठीक, और जो सरफेस ऑफ रिफ्लेक्शन होता है यहां पे, यानी कि जिस सरफेस पर रिफ्लेक्शन हो सकता था, इसको बोलते हैं अपर्चर, है ना। तो ये था कुछ बेसिक। अब अगर मान लीजिए कि आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन हो रहा हो, आउटर पार्ट पे अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो तो आउटर पार्ट पे जब भी रिफ्लेक्शन होता है तो ऐसे केसेस में हम इसको क्या बोलते हैं, जब भी आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा, आउटर पार्ट पे रिफ्लेक्शन होगा, तो ये जो टाइप ऑफ मिरर रहेगा, ये टाइप ऑफ मिरर कहलाता है कन्वेक्स मिरर, कन्वेक्स मिरर। ठीक है, अच्छा, मिरर रिफ्लेक्शन करता है ये आप जान रहे होंगे। क्यों? क्योंकि रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यहां पे मिरर के केस की अगर हम बात करें तो एक सरफेस पॉलिश्ड होता है, यानी एक सरफेस फुली पेंट होता है, और एक सरफेस जो होता है ये अपने नेचुरल भाग में रहता है, नेचुरल तरीके से रहता है। ठीक है, अब अगर हम पॉलिश्ड ना करें मिरर को तो क्या होगा, तो मिरर को पॉलिश ही हम इसलिए करते हैं ताकि उसमें रिफ्रैक्शन ना हो, यानी कि लाइट रेज जो होती हैं वो पेनिट्रेट करके आगे ना चली जाए। पेनिट्रेट का मतलब कि आर पार होकर के ना चली जाए, इसके लिए हम एक सरफेस पेंट कर देते हैं या फिर यूं कहें कि पॉलिश कर देते हैं, जिसका असर ये पड़ता है कि जो लाइट रेज होती हैं वो टकराने के बाद से और फिर बाउंस बैक हो जाती हैं, जिसको हम रिफ्लेक्शन बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन का फिनोमिना मिरर में होता है। ठीक है, तो आप देख लिए कि मिरर कितने टाइप के होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। इट मींस कि 2 प्रकार के मिरर होते हैं और बेसिकली ये मिलते हैं स्फेरिकल मिरर से। ठीक है, आप इसका एग्जांपल हाथों से भी ले सकते हैं। आप अगर देखें कि ये जो हमारी हथेलियां होती हैं, अगर इसमें हम थोड़ा सा गड्ढा कर दें, ठीक है, तो ऐसे में क्या होता है, ये जो पार्ट जो अंदर की ओर है, अगर लाइट रेज आ रही है यहां से रिफ्लेक्ट होकर के वापस जा रही है, तो ये अगर इस तरीके का मिरर होता है तो इस मिरर को हम बोलते हैं कनकेव मिरर। ठीक, और यही अगर इस पार्ट को उलट दें, ठीक है, तो ये जो मिरर होगा, यानी कि जब इसका पार्ट जो थोड़ा सा उभरा रहेगा, ठीक है, और रिफ्लेक्शन अगर उस आउटर पार्ट पे हो, तो ऐसे टाइप के मिरर को हम बोलेंगे कन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो ये पहचानने के अलग तरीके थे जो शायद आपको पसंद आए होंगे, आप शायद ज्यादा अच्छे से रिलेट कर पाए हो। ठीक है, अब क्या क्या पार्ट्स होते हैं किसी एक मिरर में, हम उसको देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम देखते हैं कि क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं किसी एक मिरर में। तो इसको इरेज करते हैं। अब एक यहां पे आप मिरर देखिए, ठीक, इस तरीके का। ड्राइंग मेरी बहुत सही नहीं है तो
आप समझ सकते हैं कि ये जो मिरर है ये एक, अगर हम बाहरी सरफेस को अगर पॉलिश कर देते, अब देखिए ये जो हम बनाते हैं ना, ये कोई काटा वाटा नहीं है, ठीक है, ये क्या है, ये सरफेस को पॉलिश करने का डिजाइन एक तरीके से कह सकते हैं, जिसको हम यूज करते हैं आमतौर पे साइंस या फिर फिजिक्स में जब रे डायग्राम बनाते हैं, तो जब हम इस तरीके से बनाते हैं तो ये इसका मतलब होता है कि ये जो बाहरी सरफेस है ये क्या है, पॉलिश्ड सरफेस है ना। अब ये जब बाहरी सरफेस पॉलिश्ड है तो जैसा कि मैं बताया था कि एक सरफेस पॉलिश्ड होता है तो जो दूसरा होता है इस पर रिफ्लेक्शन होता है, यानी रिफ्लेक्शन इनर पार्ट में होगा। और जब कभी भी रिफ्लेक्शन इनर पार्ट में, आपको याद होगा कि मैं इस हथेली के हिसाब से मैं आपको समझाया था कि जब इनर पार्ट में होगा रिफ्लेक्शन तो कनकेव मिरर होगा, यानी कि ये कौन सा मिरर है, ये कनकेव मिरर है। अब ध्यान देंगे कि यहां पे आप हर फिजिक्स के बुक में P लिखा हुआ पाएंगे, इट मींस कि ये पोल है, ठीक है। पोल क्या होता है, पोल होता है कि जब जो मिरर हम लिए हैं उसका एकदम मिड हिस्सा यानी एकदम बीच का जो हिस्सा होता है वो होता है पोल, और पोल से ही एक सीधी लाइन 180 डिग्री की एक लाइन ड्रॉ होती है, जिस लाइन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और प्रिंसिपल एक्सिस के बाद से अब देखिए जरा ध्यान दीजिएगा, यहां पे एक फोकस होता है, अब फोकस और एक और सेंटर होता है। सेंटर किस तरीके से होता है थोड़ा ध्यान देंगे, अगर हम इसको कंप्लीट करने जाएंगे ना तो ये एक स्फेरिकल मिरर बनेगा, और स्फीयर है तो जाहिर सी बात है कि इसका कुछ सेंटर होगा और वो सेंटर यही सी होता है, ठीक। और इस सेंटर से लेके इस पोल तक की जो दूरी होती है, जो डिस्टेंस होता है, उसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और एक रिलेशन हमेशा याद रखिएगा कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है ये हमेशा ही, अगर इसको हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये फोकल लेंथ के बराबर होगा। तो फोकल लेंथ क्या हो जाता है, यानी कि फोकस से, फोकस को हम कैपिटल F से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, और यहां से और पोल तक की दूरी हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं, यानी कि इसका मतलब होता है फोकल लेंथ, और सेंटर से और पोल तक की दूरी हम कैपिटल R से दिखाते हैं, जिसका मतलब होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को अगर हम 2 से डिवाइड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, फोकल लेंथ के बराबर होगा। कहने का मतलब ये है कि फोकस इज मिड पॉइंट ऑफ C एंड P, यानी कि जो CP लाइन है इसका मिड पॉइंट जो है वो फोकस है। अगर CP को हम एक लेंथ ले जिसको हम R डिनोट करते हैं तो उस CP का जो हाफ होगा वो फोकस होगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन यहां से निकलता है, इट मींस R इज इक्वल टू 2F, यानी कि फोकल लेंथ का अगर दोगुना कर दें तो वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ जरूरी टर्म थे जो आपको याद करने चाहिए थे, ठीक है। अपर्चर मैं ऑलरेडी पहले ही आपको बता चुका हूं कि अगर यहां से यहां तक के बीच में रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ये अपर्चर हो जाएगा, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये कुछ बेसिक टर्म थे जो आपको हमेशा ही देखने को मिलेंगे, है ना। अब इसके बाद से क्या होता है, रिफ्लेक्शन, क्योंकि आगे चल के हमको रे डायग्राम इससे पढ़ने हैं, ठीक है। तो रे डायग्राम के लिए सबसे बेसिक, देखिए रे डायग्राम क्या होता है ना कि कभी याद नहीं करना होता है, ठीक है। अगर आप रे डायग्राम को याद करने के लिए जाएंगे तो आप हमेशा ही कंफ्यूज होंगे, आप कभी भी समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो रे डायग्राम में आपको मिरर में कुल 8 रे डायग्राम पढ़ने होंगे। अब 8 रे डायग्राम कैसे, तो कनकेव मिरर में आपको 6 रे डायग्राम मिलेंगे और कन्वेक्स मिरर में आपको 2 रे डायग्राम मिलेंगे। अब रे डायग्राम का एक बेसिक प्रॉपर्टी होता है जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे मानिए कि हम कनकेव मिरर की बात करें, ठीक, तो कनकेव मिरर का पॉलिश सरफेस किधर था, आउटर था, तो हम इधर इसको पॉलिश कर दिए, ठीक है। अब फिर हम एक प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर देते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस यहाँ पे पोल को बताती है, इसके बाद से आगे जो है यहाँ पे फोकस को बता देगी, और फिर इसके बाद से आगे सेंटर को। याद रखिएगा कि जब कभी भी लाइन पैरेलल आए, जब कभी भी जो लाइन है ये पैरेलल आए तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद से हमेशा ही फोकस से जाएगी। याद रखेंगे जब कभी भी लाइन अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो फिर ये रिफ्लेक्ट होने के बाद हमेशा से ही फोकस से ही होकर के गुजरना है उसको, ठीक। ये पहली थियरी हमेशा याद रखेंगे, ठीक है। एक बार फिर से रिपीट करते हैं कि जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन आती है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद से फोकस से होकर के हमेशा गुजरेगी, ठीक है।
इसके बाद अगर कोई भी लाइन पोल से जाती है, ठीक, तो जितने एंगल से वो लाइन पोल पे गई है उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट कर जाएगी, यानी एंगल I इज इक्वल टू एंगल R यहां होगा। ठीक है, अब ये आप देख रहे हैं कि जिस एंगल के साथ ये यहां पे टकराई उसी एंगल के साथ ये दूसरे तरफ, यानी कि प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरे डायरेक्शन से आ रही थी और उसके अपोजिट डायरेक्शन की ओर ये लाइन चली गई। ठीक है, और जब कोई भी लाइन अगर सेंटर से होकर के गुजर रही है और वो जाकर के मिरर से टकरा रही है, तो वो जिस तरीके से गई उसी पाथ को फिर से रिट्रेस कर लेगी, यानी उसी पे फिर से वापस आ जाएगी टकराने के बाद से। ठीक है, यानी जब भी कोई भी लाइन अगर सेंटर से होकर के गुजरती है तो वो रिफ्लेक्ट होने के बाद से रिट्रेस कर लेती है अपने वही पाथ को। ये कुल बेसिक 3 ऐसे तरीके थे जिनका यूज करके आप रे डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, रे डायग्राम बेसिकली याद नहीं करना है, ऐसे ही समझना है। एक बार फिर से इसको रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, फिर अगले पार्ट में हम रे डायग्राम भी पढ़ेंगे। अगले पार्ट में मैं ये आपको गारंटी आपको दिलाता हूं कि आपको रे डायग्राम याद नहीं करना होगा। आपको रे डायग्राम बस थोड़े से समझेंगे और आपको याद हो जाएगा। ठीक है, बस ये 3 याद रखिएगा हमेशा कि जब कभी भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन जाती है तो उसे फोकस से होकर के गुजरना है। जब कोई भी लाइन अगर पोल से होकर के जाती है तो उसको उतने ही एंगल के साथ फिर से वापस आना है, और जब कोई भी लाइन अगर सेंटर से होकर के गुजरती है तो वो सेंटर पर ही अपने पाथ को रिट्रेस कर लेती है। तो ये कुल बेसिक था। अब आगे कनकेव मिरर का हम रे डायग्राम देखेंगे और कन्वेक्स मिरर का उसके अगले पार्ट में। तो ऐसे आप बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए। इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और अगर आपको हमारा ये एफर्ट ये पॉजिटिव लगा हो, आपको थोड़ा भी अगर इस वीडियो से समझ में आया हो, तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपका कोई डाउट या फिर क्वेरीज हो तो आप जरूर कमेंट कीजिए, हम जल्दी से जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए।